देखिए बाबू इधर हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर में बहुत सारा चीज सीख लिए थे। जैसे कि पिछला दिन वो सीखे थे कि समतल दर्पण के गुण विशेषता क्या है, गोलीय दर्पण कौन कौन होते हैं, गोलीय दर्पण के विभिन्न पद क्या होता है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, द्वारा के क्या है, ये सारा डाटा हम लोग कल सीख लिए थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सबसे पहले असेपेरिकल मिरर के बारे में, और असेपेरिकल मिरर का जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में। तब आपको देखिएगा असेपेरिकल मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आप लोग जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरा को हम बोलते हैं बाबू उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग थोड़ा जान चुके हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, यहाँ पर देखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए हैं। जैसे अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है बाबू वह धस्सा होता है। क्या होता है बाबू? धस्सा। याद रखिएगा अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धस्सा। इसका परावर्तक जो सतह होता है वह किधर होता है? केंद्र की ओर होता है। साफ याद करते जाइए, किसकी ओर होता है बाबू? केंद्र की ओर होता है। आगे देखिएगा अवतल जो दर्पण है वह प्रकाश की किरणों को गोता करता है। इसे लेकर हम अपसारी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? अपसारी। अभिसारी, हिंदी गड़बड़ा गया, एक क्या पढ़ेंगे? अभिसारी। याद रहेगा? ठीक है, प्योर हिंदी लिखने में तो सही दिक्कत हो सकता है। एक कहेंगे अभिसारी। क्या पढ़ेंगे सर? ये प्रकाश की किरणों को, आने वाली प्रकाश की किरणों को पूरा निगल जाता है, घोट जाता है, जमा कर लेता है, इसीलिए एक हम अभिसारी दर्पण भी बोलेंगे। आइए थोड़ा सा आगे हम लोग और सीखते हैं। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह धासा होता है। धासा होने के चलते जब ओकरा में आप झांकिएगा ना तो आपको मूडी बड़खा दिखाई देगा। तो इसलिए याद रखिएगा अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बाबू? बड़ा। जब धासल होगा ना, जैसे कढ़ाई वगैरह हो गया, तस्वीर हो गया, जिस ओकरा में मुंह ऐसे देखिएगा ना तो देखिए बड़ा जब आपका चेहरा दिखाई देगा इस तरह करके। तो जो जो चीजें धसल होती है ओकरा में जब चेहरा दिखेगा तब चेहरा कौन सी होगा? बड़ा बड़ा करके दिखाई देगा। तो अवतल दर्पण का एक गुण यह भी है कि यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा। आगे देखिएगा यह वस्तु का ना एकदम वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक, रियल वाला। मैंने हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का ही प्रतिबिंब बनाएगा। अगर मान लेते हैं कोई बिल्ली है तो बिल्ली को देखेगा तो बिल्ली का ही प्रतिबिंब बनाएगा। ऐसे में ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब नहीं बना देगा यहाँ पर। उल्टा मतलब है कि हम लड़का है तो बना लड़की का प्रतिबिंब नहीं बना देगा, लड़की प्रतिबिंब अपना देखे तो वह लड़का का नहीं बना देगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? उल्टा। उल्टा का मतलब होता है जैसे शीशा ले लीजिए, जैसे क्रम देखिएगा तो हम देख रहे हैं, मान लेते हैं उत्तर पाए, तो जैसे ही हम उत्तर पाए शीशे में देखेंगे तो हमारा चेहरा पलट करके दक्षिण पाए कर देगा। आप लोग देखें शीशा में जो आप लोग चेहरा घर पे देखते हैं वो जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। जैसे अगर मैं फेस देखिएगा तो देखिएगा आप देख रहे हैं, मान लेते हैं पूर्व पाए देख रहे हैं, ऐसे करिए पूर्व पाए, और जैसे शीशा ऐसे करिएगा ना तो पूर्व पाए देख रहे हैं तो आपका चेहरा पूर्व पाए ना होना जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे आपका चेहरा उस शीशा पर पड़ेगा तो उधर का पलट देगा। कुछ कर देता है, पलट देता है, आपके चेहरे को पलट देता है। तो याद रखिए कौन सा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। कौन सा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। कौन सा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। तो ये सारा गुण जो है ये हम लोग अवतल दर्पण के सारे गुण देख लिए। तो अवतल दर्पण बाबू वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यह अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। याद रहेगा? याद रखिएगा हमेशा बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ये कभी कभी वस्तु का छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन याद रखिएगा एक प्रॉपर्टी है कि वस्तु का अधिकांश वस्तु का ये प्रतिबिंब बड़ा ही बनाया है। इसलिए अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है तो आपको अवतल दर्पण बताना है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक ट्रिक है, इसको याद करने के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का एक ट्रिक है, देखिएगा वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और कुछ बनाएगा, बड़ा बनाएगा। जैसे मान लीजिए आप पोखरी पर जो गांव से निकल करके और चले गए कहीं गोवा घूमने, चले गए बीच के किनारे, समुद्र में होता ना, ऐसा मानते हैं गांधी मैदान में चले जाइए, पटना के गांधी मैदान, या मान लेते हैं वहां पर गंगा घाट घूमने जाइए, पहल के भी जब जाइएगा तो वहां पर टी शर्ट पर रखने की जब देखिए ना तब आपका मौत ही हिल जाएगा। ऐसे वो जो नहीं, अब पहली बार देखिए तो वहां पर तरह तरह की प्रजाति आपको देखने को मिलेगा। वहां पर खास करके गोवा जो बीच होता है, बीच समझ में आ रहा है, समुद्र किनारे वाला इलाका। अब वो जो नहीं गाँव को कौन लिखा भेजिए तो पहले पगला जाएगा, दादा का है, तो जाने वो ट्रिक है बहुत बढ़िया। वाह वाह कितना बड़ा है, कौन सी ट्रिक याद रखेगा? वाह कितना बड़ा है। अरे बीच की बात हो रहा है तो यहाँ पर एक ट्रिक है बाबू, वाह वाह कितना 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 बड़ा
है। एक ट्रिक है, कौन सी याद रखिएगा, वाव कितना बड़ा है। तो वाह का मतलब बाबू, वाह मतलब वास्तविक, वाह मतलब वास्तविक यहाँ पर, वो मतलब उल्टा, कितना अपने ओर से, बारह का मतलब बारह। तो ये कौन से दर्पण के लिए ट्रिक बताए हैं, अवतल दर्पण के लिए। समतल दर्पण का एक ट्रिक बताए थे आशीष, कौन सी याद रखिएगा, आशीष। अवतल दर्पण का कौन सा ट्रिक याद रखिएगा, वाह कितना बड़ा है, बोलिए एक बार, वाह कितना बड़ा है। ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। वाह, वाह मतलब वास्तविक, वो मतलब उल्टा, बड़ा मतलब बड़ा। तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण है जो वस्तु को वास्तविक प्रति बनाता है, ट्रिक याद रखिए, वाह कितना बड़ा है, किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। आगे देखिएगा हम लोग चलते हैं बाबू उत्तल दर्पण के पास। किस दर्पण, उत्तल, खूब बढ़िया सुनिएगा, उत्तल दर्पण के पास। इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे सर, इंग्लिश में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक एक प्रॉपर्टी आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिएगा ये धासा को प्रतिबिंब बना रहा था अवतल, तो यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है बाबू, उभरा प्रतिबिंब है। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, धासा, और इसका परावर्तक सतह बाबू उभरा रहता है। आगे देखिएगा इसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है, और इसका परावर्तक सतह केंद्र से विपरीत होता है, केंद्र से दूर होता है या केंद्र से विपरीत होता है। अच्छा, ये प्रकाश की किरणों को गोटा कर लेता है। प्रकाश की किरणों क्या करता था, गोटा। आई प्रकाश की किरणों को अभिसारी बोलते थे, क्या पढ़ेंगे, अपसारी। क्या पढ़ेंगे सर, अपसारी। ये प्रकाश की किरणों को कुछ कर देता है, छितरा देता है, फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरणों को छितरा देता है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को कर देता है, छितरा देता है। जैसे प्रकाश किरण पड़ेगी, ये प्रकाश किरण एक और परावर्तक से कौन सी होता है, उभर आता है। जैसे पड़ेगी तो पूरा धक्का छितरा देगा। इसीलिए कौन सा दर्पण बोल देते हैं, अपसारी। आप लोग खाली सुन रहे हैं, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन सा दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, छितरा देता है, तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। थोड़ा और आगे बढ़िए, ये बाबू ना देखिएगा यहाँ पर बड़ा ये प्रतिबिंब बनाता है, तो वहीं यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल। यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो ये याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी मैंने महसूस करिए, काल्पनिक, आभासी मतलब काल्पनिक। ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है बाबू, तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे में ठीक है, दो को दोस्त आप लोग घूमने गए पटना उतना, ठीक है ना। अब वहां पर मान लीजिए कि अचानक आपके एगो दोस्त है, वो देख रहा है, वो कहते हैं, और वो कहता है कि हो देखो देखो, तो बगल में कहेगा वाह कितना बड़ा है। कौन से बोलेगा, वाह कितना बड़ा है। तो जो बगल में कहेगा चुप, बड़ा नहीं। तो पर खूब बढ़िया सीता जी पर एक खूब बढ़िया उदाहरण है, देखिएगा ट्रिक। वो कहेगा, पटनारे वो कहेगा कि सीता माने बॉडी है, वो कहेगा वाह कितनी बड़ी हो गई। वो होता है ना कि अचानक देखिए, बचपन आप देख रहिएगा, अचानक वाह ये कितना बड़ी है, ऐसा होता है ना। तो पटनारे कहेगा बा बड़ी कहाँ है, अभी छोटी है। कौन सी है वो, छोटी। तो इसलिए याद रखिएगा सिया छोटी है। कौन सी याद रखिएगा सर, सिया छोटी है। सी का मतलब होता है सीधा, सी मतलब सीधा, आ मतलब आभासी, आ मतलब आभासी, आ छोटी मतलब वो छोटी। ये कौन से दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए। कौन सा दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल। कौन सा दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल। कौन सा दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल। तो ट्रिक याद रखिएगा, सिया छोटी है। आई कौन सी याद रखिएगा, वाव कितना बड़ा है, याद रहेगा। तो वाह कितना बड़ा है, तो किस दर्पण के लिए, अवतल। सिया छोटी है, ये किस दर्पण के लिए बाबू, उत्तल दर्पण के लिए। समझ में आया, ये सारा इसका गुण हो गया। कौन दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को छितरा देता है, फैला देता है। क्वेश्चन पूछेगा क्यों छितरा देता है, तो क्योंकि एक जो परावर्तक सतह होता है उभरल रहता है। कौन सा होता है, उभरल। जैसे ऊपर पर प्रकाश की किरण गिरेगी तो पूरा तरह प्रकाश की किरण छितरा जाती है, इसीलिए कौन सा दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। ट्रिक याद रखिएगा, एक नंबर मिल जाएगा बोर्ड में। आगे बढ़िए बाबू, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति। अब बाबू दर्पण यहाँ पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, बाकी सारा जो दर्पण हम लोग पीछे पढ़ेंगे हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, जिसको आप लोग जानते हैं, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, और कौन से बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। आइए इसका थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण बाबू, अवतल कॉनकेव मिरर। ध्यान देना सब लोग, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होता है, तो इसका परावर्तक सतह कौन सी रहेगा बाबू, धस्सा। तो ये बना देते हैं एक
अवतल दर्पण ये हो गया। और अवतल दर्पण बना दिया तो आप जानते हैं एक एक सतह कौन सी रहता है बाबू, पेंट किया हुआ रहता है, ये पेंट हो गया। इमेजिंग करिए, ये वाला जो हिस्सा है ना बाबू, ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। कल बड़े थे ना, मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु क्या कहलाता है बताइए, ध्रुवीय। एक सेंटर ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र से। एक यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस एफ। याद है ना बाबू, एक लंबाई को हम क्या नाम डाल दे, एल एल डैश। ये डैश 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 डैश, ये जो मुख्य अक्ष होता है, यह प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, अनंत से। तो इसलिए एक हम क्या पढ़ेंगे सर, अनंत। और बाबू देखिएगा, जो अवतल जो दर्पण होता है, यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु को जगह रखा जा सकता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। मान लेते हैं दीवार है, ये दर्पण है, एक में वस्तु कहां कहां रखिएगा ताकि वस्तु का प्रतिबिंब बना लेगा। तो याद रखिएगा, नहीं रटिए मत, सीखिए। एक बार हम वस्तु को रख लेते हैं अनंत पर, कहां पर लेते हैं, अनंत पर। यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए, यहाँ पर कोई मान लेते को यहाँ पर बच्चा रख दिए, यहाँ पर किसी लड़का को रख दिए, यहाँ पर एक नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर उस लड़के का नाम हम देते हैं, जैसे मान लेते हैं एक नंबर का रख दिए बाबू, एक। हो सकता है हम अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रख दे, कहा रख दे बाबू, बीच में। हो सकता है उस लड़के को हम वक्रता केंद्र सी पर ही रख दे, समझ में आ रहा है। हो सकता है हम इसको वक्रता केंद्र से और मुख्य फोकस से एफ के बीच में रख दे। हो सकता है बाबू हम मुख्य फोकस एफ पर ही रख दे। हो सकता है बाबू हम मुख्य फोकस एफ और ध्रुवी के बीच में रख दे। अब कहाँ रखिएगा, अब ध्रुवी पर रखिएगा। ध्रुवी का मतलब शीशे पर खड़ी आकर देखिएगा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ध्रुवी का मतलब क्या हुआ, आप शीशा पर आ गए, किस पर आ गए, शीशे पर, मैंने दर्पण पर आ गए। तो दर्पण पर खड़िएगा, अपना चेहरा देखिएगा, दर्पण खड़िएगा तो ध्रुव कहा जाएगा। इसी प्रकार से अवतल दर्पण में वस्तु को 6 तरीका से रखा जा सकता है। कितने तरीका से, वस्तु को 6 जगह रखा जाएगा। कौन कौन, एक बार बोलिए। जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर ही हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हो, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर ही हो, और जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और ध्रुवी के बीच में हो, तब वस्तु को प्रकार से रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण वस्तु का अवतल दर्पण में वस्तु को 6 तरीका से रखा जा सकता है। कितने तरीका से, जब 6 तरीका से रख दीजिएगा तो वस्तु को जब 6 प्रकार से रख दिए तो प्रतिबिंब भी 6 प्रकार का बनेगा। कौ प्रकार का बाबू, 6 प्रकार के। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कौ प्रकार का बनेगा, 6 प्रकार के। वस्तु को अवतल दर्पण में कौ प्रकार से रखा जा सकता है, कहां कहां रखा जा सकता है, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में, एक बार वक्रता केंद्र सी पर, एक बार वक्रता केंद्र सी में मुख्य फोकस एफ के बीच में, एक बार मुख्य फोकस एफ पर, एक बार मुख्य फोकस एफ और ध्रुवी के बीच में। याद रहेगा। तो बाबू सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर होता है तो आप प्रकाश की किरणों को, याद है आप लोग को, जब प्रकाश की किरणें जो होती है समतल दर्पण से, समतल दर्पण के पारदर्शी सतह से, या कोनो भी दर्पण, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के पारदर्शी सतह से टकराती थी तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती थी वह मुख्य फोकस एफ आ जाता था। मतलब कि प्रकाश को जब हम अनंत से लेकर के आएंगे तो सबसे पहले प्रकाश मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर बनता है वो मुख्य फोकस कहा जाता है। इससे पता चलता है कि पहल का प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अरे वस्तु जब अनंत से आ रही है प्रकाश की किरणें तो सबसे पहले मुख्य फोकस एफ से गुजर रही है तो प्रतिबिंब सबसे पहले कहां पर बनेगा बाबू, मुख्य फोकस एफ। क्योंकि सबसे पहले अनंत आ रही प्रकाश की किरणें कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस एफ से, इसीलिए मुख्य फोकस एफ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। याद रहेगा। तो मुख्य फोकस यहाँ पर है बाबू, ये रहा वस्तु, क्या रहा, वस्तु, या प्रकाश की किरणें जा रही है, ठीक है। अब इधर हम लोग जो बनाएंगे ना, ये रहा प्रतिबिंब, क्या रहेगा, प्रतिबिंब। और वस्तु सबसे पहले अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब देखिएगा एफ पर बनेगा। कहां पर बनेगा बाबू, एफ पर। याद रखिएगा, यह एफ पर बनेगा, एफ पर। इमेजिंग करिए, यह एफ पर बन गया। क्यों, क्योंकि वस्तु कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। यह 1 नंबर हो गया। तनी सकी और ही इधर बढ़िए तो एफ और सी के बीच में क्या हो गया, 2 नंबर हो गया ना। तो एक हम बोलेंगे तो सुनिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। वस्तु कहाँ है बाबू, अनंत पर। एक बहुत सा छोटा सा बाज पक्षी आसमान मोड़ रहा है, सूर्य प्रकाश ओकरा बॉडी पर पड़ा, जब धरती पर ओकर प्रतिबिंब बनाएगा तो बड़ी छोटी जबरी बनाएगा, छोटे जबरी बनाएगा। अर्थ में छोटा बनाएगा, धरती पर जब बनाएगा तो कैसे बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर है। अब वहीं देख लीजिएगा, अभी इमेजिंग कर लीजिए, इमेजिंग करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है, हम मान लेते हैं स्पेक्ट्रम में पर्दा है, तो जब जैसे ही प्रकाश एक पर पड़ेगी तब वस्तु का प्रतिबिंब कौन सी हो रहा है, बराबर है ना। अब देखिएगा छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर देखिएगा दूरी बढ़ेगी, ये है बड़ा बनता जा रहा है,
छोटा बनता जाएगा। और ये बहुत अनंत पर यदि कोई वस्तु हो, तो अनंत पर कोई वस्तु हो, वहां से प्रकाश की किरण, अरे महसूस कर लीजिए, ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं लाइट है, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिएगा, तो यहाँ पर तो जो प्रकाश पड़ेगा ना, ये बहुत ज्यादा दूरी पर अगर कोई पर्दा लगा दीजिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। कैसे बनेगा बाबू? बहुत छोटा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। कहाँ बनता है? 1 2 3 4 5 6 ये 10 चलते रही अनंत से। अब सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ए पर। अब है ना, तो प्रतिबिंब बनेगा ही। सबसे पहला प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? एफ पर, तो ये इधर आएगा। यह प्रतिबिंब याद रखिएगा अनंत से आ रहा है ना, वस्तु का जो इमेज बन रहा है, तो वस्तु अनंत से आ रही है ना, या प्रकाश अनंत से आ रहा है ना, तो उस वस्तु जब अनंत में कोई वस्तु रहेगा, उधर पर प्रकाश पड़ेगा, धरती पर बनेगा, तो हम खाली महसूस करते हैं कौन सी की प्रतिबिंब है रे। आप महसूस कर सकते हैं कौन सी है ना, खाली फील कर सकते हैं कि इतना दूर करिए उगल है, महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कहा जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाएगा। कौन सी कहा जाएगा? तो जब वस्तु बाबू क्या कहा हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो दरअसल में अगर गौर से देखिए तो थोड़ा बहुत आप पहचान भी सकते हैं, तंत्र डायनो ने आंखों से पहचान सकते हैं। तो चलिए वास्तविक बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है, और यह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। अरे अनंत से आ रहा है प्रकाश की किरणें, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। यह वही कंडीशन है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, क्योंकि वस्तु कहां से आ रही होती है? अनंत से आ रही होती है। तो चलिए एक बार बोलिए, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस, पता है 10th क्लास में करके आप ग्राफ बना बना के 5-6 पाना आप लिखे थे। जब वस्तु अनंत पर होता है, डायग्राम बनाते थे, तब लिखते थे जब वस्तु अनंत पर होती है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, ये वो तेरे भाई। एक 5 मिनट के अंदर हम सिखा देंगे, ध्यान दीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है, क्योंकि वस्तु कहां से आ रही है? अनंत से। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत छोटा। अब चलिए 1 नंबर इधर बढ़ता जाएगा, अब इधर लिख आइए। अब देखिएगा प्रतिबिंब सबसे पहले मुख्य फोकस पर बनाए, तब एक दूसरा में कर दीजिए। बताइए ना, एफ के बाद कौन सा दूरी है, कौन सा बिंदु आएगा? मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ, और दूसरा वक्रता केंद्र सी के बीच में। तो एक से वस्तु न तनी से आकार में बड़ा हो जाएगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। तो एक हम बोलेंगे बाबू 2 नंबर। क्या बोलेंगे? तो 1 नंबर वस्तु ऊपर है, एक का प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। 2 नंबर वस्तु यहाँ पर है, वस्तु इधर जाएगा, प्रतिबिंब इधर आएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बन गया। यह प्रतिबिंब चूंकि अवतल दर्पण है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब पहला में बहुत बहुत छोटा होता है, दूसरा में छोटा होता है। भाई बहुत बहुत छोटा, भाई छोटा, भाई बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। बस समझ में आया? फिर से बहुत छोटा, छोटा, बराबर, अब बराबर आएगा ना, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। एक बार और, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। याद रहेगा? ठीक है। अब हम लोग लेके आते हैं, वस्तु कहां पर रख देते हैं? वक्रता केंद्र सी पर। बाबू जब वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो बताइए ना, एक बाद वाला बिंदु क्या होगा? वक्रता केंद्र सी ही तो होगा। इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? बताइए, वक्रता केंद्र सी पर ही बन जाएगा। यह प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि ऊपर वस्तु है, नीचे प्रतिबिंब हो रहा है। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर प्रतिबिंब हो रहा है नीचे, तो वस्तु जहां पर है वो जूनी होकर प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा? समान होगा। कैसा होगा वो? समान। एक हम 3 नंबर लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब समान कब बनता है? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। और जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होता है 1 2 3, 1 2 3 दोनों समान मैच कर गया ना, तो इसलिए वस्तु का समान प्रतिबिंब बनेगा। कब प्रतिबिंब बनेगा बाबू? समान प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब वस्तु कहां चली गई? 4 नंबर पर। 4 नंबर मतलब वक्रता केंद्र सी और ध्रुव नहीं, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस एफ। तो वस्तु का प्रतिबिंब सी के बाद क्या होगा बताइए ना सर? अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होगा। यह देखिए ना, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा बाबू? बड़का होगा। अब एक हम लिख देते हैं 4 नंबर। क्या लिख देते हैं बाबू? 4 नंबर। क्या लिखेंगे? 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में होता है। यह प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा। एक और कंडीशन बच गया, देखिएगा। और देखिएगा, जब वस्तु कहां पर हो, मुख्य फोकस ए पर हो, तो प्रतिबिंब कहां पर आके बन चुका है, वक्रता के सी और अनंत के बीच में। अब अनंत पर बनेगा ना, कहां पर बनेगा, अनंत पर। तो जब वस्तु का मुख्य फोकस ए पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है बाबू, अनंत पर बनता है। और यह जो प्रतिबिंब होता है बाबू, यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है, अनंत पर जाके बनेगा। तो बहुत बहुत कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा। अब एक और एक कंडीशन बच गया, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुवी के बीच में रखेंगे तो अनंत के बादों कोनो जगह होता है ना। तो इसीलिए अब वस्तु का प्रतिबिंब हेले ना बन करके एक तरह का महसूस किया जा सकता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बनता है, लेकिन कहाँ बनता है यह फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसलिए एक तरह का दर्पण के पीछे समझा जाता है, दर्पण के पीछे समझा जाता है, दर्पण के पीछे महसूस किया जाता है। अब जब महसूस किया जाता है तो क्या वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, नहीं। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। बाबू यह बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन ये कौन सी बनेगा, नहीं उल्टा नहीं बनेगा। उल्टा तब कहलाता है जब नीचे आवे, और नीचे प्रतिबिंब बना है ना, तो जब नीचे प्रतिबिंब बना है तो ओकर को उल्टा कहेंगे। ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बन गया, तो इसीलिए जो छठा कंडीशन होता है ओकरा में देख लीजिएगा। इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक लेते हैं। चलिए आभासी लेते हैं, दोनों का मतलब इगुड़े हुआ, ठीक है। आभासी बनेगा। और बोलिए सीधा, क्या लेते हैं, सीधा। लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कैसे बनता है, बड़ा। वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, जैसे यहाँ से दूर बढ़ते जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे होता जाएगा, बड़ा। तो रट्टा मार लीजिए, छठा जो कंडीशन है वो सबसे इंपोर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा। अवतल दर्पण का ये गुण नहीं था कि ये वस्तु का क्या बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। देख लीजिए, कई आभासी लिखे हैं ना, लेकिन आभासी प्रतिबिंब का मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण का ये वाला जो कंडीशन है कि जब वस्तु ध्रुवी एवं मुख्य फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और यह प्रतिबिंब आभासी महसूस किया जा रहा है, हेने बनता तब ना रियल होता, हेने तो बन रहा है, तो हेने वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है क्या, नहीं। मान लीजिए बन सकता है, तो यह आभासी होगा, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा, याद रहेगा। एक बार हम बोल रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। हेने से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाइए, फिर से एक नंबर एफ से चालू करिएगा, और एफ से चालू करिएगा तो एक तरह के इधर बढ़ते जाइए, ध्यान दीजिएगा बाबू। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को 6 जगह रखा जाता है। एक बेर अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र सी पर ही, चौथा वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में, पांचवा मुख्य फोकस एफ पर, छठा मुख्य फोकस एफ और ध्रुवी के बीच में। बाबू जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब सबसे पहले मुख्य फोकस एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक मतलब उल्टा मतलब वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे पर, इसलिए उल्टा कहेंगे। वास्तविक उल्टा होता है, लेकिन आकार में वस्तु से बहुत बहुत छोटा होता है। फिर से, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित हो 2 नंबर पर, तो इसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। आगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होता है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। आगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। छठा नंबर में, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुवी के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, याद रखिएगा, दर्पण की दूसरी ओर मतलब दर्पण के पीछे यह बनता है। और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे बनता है, बहुत बड़ा बोल सकते हैं, वस्तु से बहुत 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 बड़ा बोल सकते हैं, बड़ा बनता है क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक कंडीशन बताइए जाने में अवतल दर्पण वस्तु के काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और वक्रता के मुख्य फोकस एफ और ध्रुवी के बीच में स्थित हो, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा बताइए, क्या अवतल दर्पण वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है, हाँ बनाता है, जरूरी नहीं है, बना सकता है, हाँ। कब बना सकता है, जब वस्तु, याद रहेगा,
अवतल दर्पण हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाया है। देख लीजिए बड़ा वाला में 3 गो कंडीशन है, ये बड़ा बह रहा है, ये बड़ा बह रहा है, ये बड़ा बह रहा है। हाई देखिएगा हाई बहुत छोटा बह रहा है, आई छोटा बह रहा है, तो समान है। तो दुइयों को कंडीशन है जहाँ वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना है, लेकिन 3 को कंडीशन जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना रहा है, तो अमाउंट किसका ज्यादा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला के। यही कारण है कि अवतल दर्पण अगर बोला जाता है कि कौन सा दर्पण वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको अवतल दर्पण मार के आना है। कौन सा दर्पण, अब बना तो 2 गो छोटा भी है, लेकिन अमाउंट किसका है, बड़ा वाला की संख्या की छोटा वाला संख्या। 2 कंडीशन में छोटा प्रतिबिंब बना रहे हैं, 3 कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो हम बड़ा वाला लेंगे। कौन वाला लेंगे, बड़ा। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है, एक ट्रिक है, देखिए याद रखिए सारे बार बोलिए, वाह कितना बड़ा है, वाह मतलब वास्तविक, वो मतलब उल्टा। बार बार क्यों बुला रहे हैं, बार बार इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अगला टॉपिक में फिर आवश्यकता पड़ेगा। एक बार बोलिए, वाह कितना बड़ा है, वाह मतलब वास्तविक, वो मतलब उल्टा, बड़ा मतलब बड़ा, वाह कितना बड़ा है। ये ट्रिक किसका है, अवतल दर्पण का। चलिए ये आप लोग के लिए स्पेशली अच्छी तरह नहीं देना है, ध्यान दीजिए। इधर उत्तल दर्पण, कौन दर्पण बाबू, उत्तल दर्पण वस्तु कैसा प्रतिबिंब होता है, सीधा आगे, आभासी आगे, छोटे। एक ट्रिक कौन सी बताए, सिया छोटी है, सिया मतलब सीता जी, सिया मतलब सिया मतलब सीता जी, तो सिया छोटी है, याद रहेगा बाबू। ये कौन सा दर्पण में हम लोग पढ़े हैं, अवतल में ना। अब चलिए तो कि हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ लें। किस दर्पण बाबू, उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण ऊपर, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं उत्तल दर्पण। देखिएगा ईरा अभी पूरा तरह से दर्पण नहीं रहा, एक हम अंदर से पेंट करें या बाहर से, अंदर से। एक पारवता सतह धासा रहता है या उभरा, उभरा रहता है। ये कौन सा दर्पण बन के रेडी हुआ, उत्तल दर्पण। चलिए आप जानते हैं सर जी, एक हम ध्रुव टी पढ़ेंगे, इसको वक्रता केंद्र सी पढ़ेंगे, है ना, सेंटर हुआ सर जी, तो ये वक्रता केंद्र सी हो गया। और बताइए भाई तो अनंत हो गया ना, क्या हो गया सर, अनंत। वस्तु को केने से लेकर आइएगा, हेने से, हेने से, अनंत से या वक्रता केंद्र सी की ओर से, अनंत से, क्योंकि पारवर्तक सतह है। अब वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है पारवर्तक सतह पर ही बनता है, मतलब कि वस्तु को पारवर्तक सतह पर ही गुजर रहता है प्रकाश को, है ना। तब पेंट कोई भाग है, तो वस्तु को हेने से लिखाइएगा, तभी ना पर प्रकाश की किरण पड़ेगी। जब प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब इमेजिन करिए ना, एक वो अनंत है और दूसरा क्या है, अरे ध्रुवी है। एक वो अनंत है, दूसरा क्या है, ध्रुवी है। तो दुई प्रकार से वस्तु को रख सकते हैं ना। एक बार जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, कहाँ पर बाबू, अनंत पर हो। एक वस्तु जब अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत और ध्रुवी के बीच में हो, क्या तीसरा कंडीशन आप कोई बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक में दुई गो बिंदु हो रहा है। कौ गो बिंदु, दुई गो। अनंत के बाद डायरेक्ट जो होता है ध्रुव पी स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसलिए एक बार वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे और एक बार वस्तु को ध्रुव पी पर रखेंगे, पी पर रखिएगा अरे ध्रुव पी और अनंत के बीच में रखिएगा। फॉरेस्ट दिमाग करके समझिए, आप लोग उल्टा सीधा समझ ले रहे हैं। 2 प्रकार से वस्तु को रखा जाएगा, कब कब, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत और ध्रुव पी के बीच में हो। तो सबसे पहले का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस एफ पर। जब प्रकाश की किरणें देखिए इधर पर है, जब प्रकाश की किरणें एक पर पड़ेगी तो देखिए कि टकरा के भले रिटर्न आ जाती है, लेकिन डायरेक्ट हम मिलाते हैं तो जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य फोकस एफ कहते हैं। आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, मुख्य फोकस एफ पर बनता है। तो बाबू सबसे पहले मुख्य फोकस पर बनता है, तो मुख्य फोकस एक मान ले, ये हो गया मुख्य फोकस। तो याद रखिएगा कौन सा दर्पण है बाबू, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब आता है, छोटा, आभासी, सीधा। तो सीधा माने ऊपर प्रतिबिंब बनेगा कि नीचे, ऊपर। कहाँ बनेगा बाबू, ऊपर। और जब प्रतिबिंब ऊपर बनेगा तो सबसे पहले का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 नंबर, कौन नंबर 1। जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है। यह प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा नंबर में वस्तु कहाँ पर रखाया है, अनंत और ध्रुवी के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब देखिएगा, एक हेने घसकाइए, तो एक प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा बता दीजिए। इसका प्रतिबिंब जो होता है इधर आएगा ना, देखिएगा ये देखिए छोटा बनता है, आभासी बनता है, कौन सी बनता है, सीधा। तो आप ले आ रहे हैं वस्तु को हेने ना, वस्तु को हेने लिखा रहे हैं ना, और प्रतिबिंब जो होता है हेने थोड़ा ही बनता जाएगा,
है, ए नहीं बनेगा। तो वह प्रतिबिंब जो होता है मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में बनता है। कहाँ बनता है बाबू? मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच बनता है। यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर। कौन नंबर दिखाई दे रहा है? आई का नंबर है 1 नंबर, आई का नंबर है 2 नंबर है। यह प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। सीधा इसलिए बनता है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। तो बाबू हो ही रहा ऑब्जेक्ट आ रहा है, हो ही रहा है प्रतिबिंब इधर से जा रहा है। याद रखिएगा अवतल दर्पण में वस्तु को क तरीका से रखा जा सकता है, 6 तरीका से। और उत्तल दर्पण में वस्तु को जगह रखा जाता है 2 प्रकार से। तो बताइए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ज्यादा बनेगा कि उत्तल दर्पण में? हाँ, क्वेश्चन पूछ देगा कि अवतल दर्पण सबसे अधिक कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा या बड़ा? बड़ा। बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण क बार बनाता है? 3 बार। और छोटा प्रतिबिंब 2 बार। और समान प्रतिबिंब 1 बार। समान प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर होता है। याद रहेगा? समझ में आई कि नहीं आया? एकरा का आप घरे जाकर रटिएगा, पूरा कॉपी रट लीजिएगा तब तो ढंग नहीं आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 एक पलट लीजिए, आ जाएगा। तो एक लास्ट वाला नहीं बचेगा तभी ना बोले, पीछे रख लीजिएगा। आभास करिए, महसूस करिए कि पीछे बनता है। जब हमारा पता नहीं कि अनंत के बाद कहाँ बनता है तो हम महसूस कर लेंगे पीछे बनता है। अरे सुनिए, ठीक है, तो इसलिए हम आभास करेंगे। जब आभास करेंगे तो ये वास्तविक की काल्पनिक? काल्पनिक। याद रहेगा? ये सारा समझ में आ गया होगा। बाबू आइए थोड़ा सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण के, थोड़ा हम लोग उपयोग पढ़े। किसका उपयोग? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा। दर्पण का उपयोग। अब दर्पणों में 2 दर्पण, एक दर्पण है अवतल का नाम बाबू, एक का नाम है अवतल दर्पण और दूसरा का नाम क्या है बाबू? उत्तल दर्पण। बाबू ये क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के लिए भी आई रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग ध्यान देना है बढ़िया से। अच्छा, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ने से पहले हम लोग ना उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ेंगे। कौन दर्पण? क्योंकि उत्तल जो दर्पण है ना बाबू, एक और ज्यादा उपयोग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण सब लोग ध्यान देंगे। उत्तल दर्पण। चलिए पहले उत्तल दर्पण का हम लोग गुण देखते हैं। एक और गुणे के हिसाब से लेकर यूज किया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास गुण है हमको आईसी पढ़ाने का, हमको कहीं पढ़ाने के बोला दिया गया, हमारे को आंगनबाड़ी के बच्चा थोड़ी देगा सब पढ़ाने के लिए, तो इसलिए हमारे पास जो गुण है हमको जहां बुलाया जाएगा उसी लेवल से हमको देखा जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब कोई टीचर मान लीजिए 10th क्लास तक पढ़ाते हैं तो उनको जब बुलाएगा तो 10th क्लास तक ही बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। तो यह गुण हो गया भाई। उत्तल दर्पण का गुण क्या है एक बार बोल लेते हैं। इसका परावर्तक सतह ऊपर होता है, इसका परावर्तक सतह केंद्र से दूर होता है, इसे हम अपसारी कहते हैं। ये प्रकाश किरण को ये प्रकाश की किरण को छितरा देते हैं। ये बोली प्रकाश किरण को छितरा देते हैं। यही तो मेन है, इसी में अगर यूज सबसे ज्यादा होगा। ये प्रकाश किरण को क्या देता है? छितरा देता है। ये वस्तु कैसे प्रतिबिंब आता है? छोटा। ये वस्तु का कैसे प्रतिबिंब आएगा? आभासी। ये वस्तु कैसे प्रतिबिंब आएगा? गली में चौक चौराहा पर देखिएगा रोड के किनारे अंधेरा ज्यादा होता है। अंधेरा ज्यादा होता है। मान लेते हैं बाबू हम किसी बल्ब का उपयोग कर रहे हैं, तो बल्ब में जो बत्ती है वो तो जल रही है। इमेजिन करिए ये रहा बल्ब, इमेजिन करिए ये तो बत्ती है ना, तो खाली तो जल रही है। अब प्रकाश दूर दूर थोड़ा ही जाएगा। एक ऊपर हम कौन सा दर्पण लगा दें ताकि अब गली है, चौक चौराहा है, अंधेरा है, ज्यादा एरिया अंधेरा है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा यहाँ पर बत्ती लगाए या बल्ब लगाए, एक ऐसा पर दर्पण लगाए जो प्रकाश की किरणों का मारे छितरा दे, चारों जगह चलते खूब दूर दूर तक प्रकाश जाए। जितना अंधेरा है ना पूरा अजोर हो जाए। कौन चीज बाबू? अजोर। प्रकाश की किरणों कौन छितराएगा? उत्तल दर्पण। तो बताइए जो दर्पण है या मान लेते हैं उत्तल दर्पण है, तो प्रकाश की किरणों को छितराना है ढेर दूर तक लेते हैं ताकि ज्यादा अजोर हो। तो बताइए ना प्रकाश की किरण कौन छितराता है? उत्तल दर्पण। तो बताइए गली में, चौक चौराहा पर, अंधेरे जगहों में, ठीक ना, वहां पर किस दर्पण का उपयोग होता है? बल्ब में करिएगा। बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग। किस दर्पण का उपयोग? उत्तल दर्पण का उपयोग। क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को कर देता है, छितरा देता है। भाई बल्बे लगाए हैं, क्यों लगाए? ताकि ज्यादा अजोर करे। तो अभी एक ऊपर हम अवतल दर्पण ले लेंगे बाबू। अवतल दर्पण ले लेंगे। अब मान लेते हैं कि अवतल दर्पण मान लेते हैं बल्ब है, आप अवतल दर्पण लीजिएगा तो ये खड़े प्रकाश की किरण के इतने दूर फेंक करेगा। लो भाई पूरा अंधेरा, इतने दूर प्रकाश असली में तो कोई लगाएगा नहीं। इसीलिए ट्यूब में, मरकरी में या बल्ब में या चौक चौराहा पर या नालियों के किनारे या चौक पर या स्ट्रीट में या गलियों में, मोहल्लों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। गली, चौक, चौराहा में जो दर्पण यूज किया जाता है वो गली वाला लाइट कहा जाता है। तो हिंदी में गली वाला लाइट ना बोल करके एक स्ट्रीट लाइट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं बाबू? स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली।
स्ट्रीट मतलब गली, जानते हैं ना स्ट्रीट की हिंदी गली। तो गली वाला लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण? उत्तल दर्पण। बाबू आगे देख लीजिएगा, मान लिया हम बाइक चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं बाइक, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास शीशा है, पीछे से मान लेते हैं वस्तु आ रही है, हाथी आ रहा है, मान लेते हैं बड़का बड़का ट्रक आ रहा है, और मान लीजिए कि हमारा एक वैसा दर्पण लगाने जब हम पीछे वस्तु को देख लें तो शीशा होता है छोटी जगह, हाथ को इतना बड़का देख लीजिए। अब पीछे आ रहा है हाथी, अगर मानते पीछे चींटी आ रहा है, अगर हम एक ऊपर हम अवतल दर्पण लगा दे, कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण वस्तु का इतना बड़का प्रतिबिंब बना देता है कि देखिए कि डरा जाइएगा। तो मान लीजिए आ रही है बकरिया, हम जहां पर हम ड्राइवर है, मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, अब बगल में हम दर्पण लगा दिए, जैसे होकर हम पीछे देखेंगे तो बकरी का प्रतिबिंब हाथी नहीं बड़ा दिखाई देगा, आदमी चाह ही जाएगा, गाड़ी लड़ा देगा। तो बताइए ना, बगल वाला जो दर्पण है जहां पर ड्राइवर बैठा रहता है, बगल वाला दर्पण दो होता है ना, बगल, चाहे बाइक हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, तो जो बगल वाला जो दर्पण होता है, तो बगल वाला दर्पण थोड़ा हिंदी हो गया, बगल वाला दर्पण को हिंदी हिंदी बगल वाला दर्पण बेकार हो गया। साइड मिरर, कौन मिरर? साइड, साइड मिरर कौन सी बात है? लोग कहते थे भैया साइड हो जा, तो हैकर कहते हैं साइड मिरर। बताइए साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं? क्यों करें? क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन प्रतिबिंब? ये ना कि ले लीजिए साइकिल, साइकिल में दो आईना ठोकवा लीजिए, लाल पैंट पहन के निकल जाइए एकदम हेडफोन लगा के गौरा होता, अब पता चला पीछे से ट्रक आ रहा है, वहां पर लगा लिया उत्तल दर्पण, ठीक नो, हमारे इतने बकरी आ रही है, उत्तल दर्पण लगा लिए, बाकी भी प्रतिबिंब उखियाड़ी में घुसा दीजिएगा। उत्तल दर्पण रखिएगा बाबू, तब बड़का बड़का अगर वस्तु पीछे से आ रही है तो शीशो में, तो शीशो छोटी जगह है, ओहो में धक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब? छोटा। और जब बड़का जैसे हाथी हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, और जब उत्तल दर्पण यूज करेगा तो उत्तल दर्पण बड़का बड़का चीज के छोटा प्रतिबिंब बना देता है। कैसा प्रतिबिंब? तो छोटा प्रतिबिंब बना देगा, वो सीधा बनाएगा। कैसा प्रतिबिंब? सीधा। सीधा तो हम देख पाएंगे, हाँ ट्रक आ रहा है, हाँ बस आ रहा है, हाथी आ रही है, ऐसा हम देख पाएंगे ना, तो पता नहीं चलेगा बाबू। अगर सीधा के ऊपर उल्टा प्रतिबिंब बना देगा तो मान लेते हैं कि हाथी आ रही है, और उल्टा बना देगा तो मूड़ी ना अच्छा, तो इसीलिए कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए? उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग किस में करेंगे? साइड मिरर। ओए रुक जाइए, किस मिरर में? बताइए ड्राइवर किस मिरर का उपयोग करता है पीछे वस्तु देखने के लिए? साइड मिरर का। साइड मिरर का एक गुण है, वस्तु कैसे बनाता है? छोटा, आभासी, सीधा। याद रहेगा, छोटा, आभासी, सीधा। आभासी का मतलब जितना बड़का हाथी है उतने बड़का हाथी का प्रतिबिंब क्या छोटी भी शीशे में बन पाएगा ना, तो ये आभासी ना हुआ। कौन हुआ? आभासी। वास्तविक का मतलब होता है बाबू कि जितना बड़का है उतनी बड़का बनाए या हु बहु बनाए। आई कौन सी करते हैं? धो के छोटी जगह बना देता है, ठीक ना। हम देख पाते हैं कि हाँ कोनो बड़का गाड़ी आ रहा है तो ये भास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जब नजदीक आता है तब हम पहचानते हैं। तो इसलिए उत्तल दर्पण उपयोग किसमें करते हैं? साइड मिरर में करते हैं। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का दो उपयोग खास करके ज्यादा याद रखिएगा, एगो स्ट्रीट लाइट है, दूसरा साइड मिरर। इसका ट्रिक याद रख लीजिए, ट्रिक याद रखिएगा, S2। कौन सी बाबू? S2। एस का मतलब स्ट्रीट लाइट और एस का मतलब होता है साइड। कौन सी? साइड। S2 कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ए बराबर बोल देते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है एक परावर्तक सतह उभरा रहता है, यह केंद्र से दूर होता है, यह इसे अपसारी कहते हैं, यह प्रकाश की किरणों को छितरा देता है, यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, या बासी बनाता है, या सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बाबू उत्तल जो दर्पण होता है एक उपयोग जो होता है स्ट्रीट लाइट में कहता है, गलियों में, चौक चौराहों पर, मोहल्लों में, ठीक है ना, रोड के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होता है, अंधेरा जगह ज्यादा होता है, तो उस अंधेरे जगह में ज्यादा लाइट पसराने के लिए, फैलाने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को कर देता है, दूर दूर तक छितरा देता है, जिसके चलते पूरा अंधेरा जो क्षेत्र होता है वो उजाले क्षेत्र में बदल जाता है। इसीलिए हम स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारण के साथ बता रहे हैं, बोर्ड में 2 नंबर में आता है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? बाबू साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि साइड जो मिरर होता है वह ड्राइवर के जस्ट बगल में लगा रहता है, क्योंकि पीछे से आने वाली वस्तु आकार में बड़ी छोटी बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए उन बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके दिखाने के लिए हम दर्पण का यूज करेंगे। अब वस्तु का छोटा जो प्रतिबिंब होता है वह सिर्फ उत्तल दर्पण ही बनाता है, और यह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि पीछे सारी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसके प्रतिबिंब को सीधा देखा जा सके, इसका प्रतिबिंब को छोटा करके देखा जा सके, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए जो होता है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू अवतल दर्पण का उपयोग।
कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बहुत ज्यादा इसका उपयोग है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अवतल दर्पण का पहले गुण देख लेते हैं। एक गुण समझ में आएगा तो हम समझ में जाएंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। आइए देखते हैं। इसका परावर्तन शब्द क्या होता है? धासा होता है। यह केंद्र की ओर होता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को गोटा कर देता है। कौन सी करता है? गोटा। एक भी गोटा, जैसे मान लीजिए टॉर्च हो गया, ये टॉर्च हो गया, एक में से प्रकाश की किरण निकल रही है, तो ये गोटा प्रकाश की किरणों को फेंकेगा, ज्यादा दूर तक जाएगा। अर्थ में ज्यादा दूर तक जाएगा, गोटे जाएगा, छितराएगा नहीं। कौन सा दर्पण प्रकाश की किरणों को छितरा देता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को गोटा फेंकता है दूर तक ले? तो अवतल दर्पण। और बताइए, टॉर्च में, विदेशी टॉर्च में, हमारे कोई खोजबीन करना हो, खोजबीन समझ में रहा है, समुद्र के नीचे गोताखोर लोग, पहाड़ों में सीआईडी वाले लोग, जंगलों में, तालाबों में, अर्थ में, या गुफाओं में, या पहाड़ियों में, कहीं भी अगर मान लेते हैं जहां अंधेरा ज्यादा हो, दूर तक देखना हो, किस दर्पण का उपयोग करिएगा? तो बाबू करेगा हम सर्च लाइट बोलते हैं। कौन लाइट? सर्च लाइट, मतलब खोजने में, अर्थ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांव देहात में कौन सी किया सब, घोइली में दो एथी बना लिया सब, दारू, घोइली में है दारू चुरा लिया सब, केनो कोना कोने में लेगा, सिट्टी उठ में केनो वो जो माटी उठ में कोड़ काट रख दिया सब, पूरा अंधेरा है। वहां पर जाने के लिए पुलिस लोग किस दर्पण वाला बना हुआ है? लेंस का यूज करेगा लोग, लेंस बोले टॉर्च यूज करेगा लोग, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल जो दर्पण होता है, जब वो प्रकाश की किरण में निकलेगा तो वह गोटे निकलेगा, लंबा दूरी तय कर पाएगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। किसमें? ताकि प्रकाश की किरणें गोटे लंबा दूरी तक जाए। गोताखोर लोग समुद्र के नीचे जाता है लोग, तो किस दर्पण से बना हुआ टॉर्च का प्रयोग करता है लोग? अवतल दर्पण। साइंटिस्ट किस टॉर्च का रिसर्च करने के लिए? अवतल। पहाड़ों में रिसर्च करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जंगलों में। ना तो पता चले जंगल में चले गए, रात बिरात हो गया, अगर उसे पता लगे इसे दर्पण ले लिए, दौरे पर पसर गए, बगले में आ गया मान लेते हैं टाइगर, तो पता नहीं चले दौरे पर पसर गए। अवतल दर्पण लीजिएगा तो मारेगा, हंसा 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक जाएगा लेजर खनिया, समझ में आ रहा है? तो हम देख पाएंगे। किसका उपयोग करेंगे बाबू? सेकंड देखना है। अवतल दर्पण का गुण है, यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यह वास्तविक बनाता है। वास्तविक मतलब होता है हम लड़का है तो देखें तो लड़के का प्रतिबिंब बने, कहा से ऐसा नहीं कि हम लड़का है हम देखें तो भॉइस का प्रतिबिंब बन जाए। तो बाबू यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक। आइए उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम ना पूर्व पाए देख रहे हैं, जैसे दर्पण देखेंगे तो हमारा मुंह पूर्व पाए ना बना के पलट के पश्चिम पाई बना देगा। कैसे बना देगा? तभी ना आप शीशे में अपना चेहरा देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, जितना सैलून में, सैलून मतलब हजामती, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वस्तु का उल्टा करके प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? उल्टा। जैसे अपना चेहरा शीशे में देखिएगा, उल्टा करके बना देगा, प्रस्तुत कर देगा, आपके सामने आपका ही चेहरा प्रस्तुत कर देगा। लो, तो इसीलिए हम अपना चेहरा बढ़िया से देख पाएंगे। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण में। कहता है दाढ़ी शेविंग में, बाल काटने में, क्रीम पोतने में, फेस वॉश यूज करने में, ये सारे यूज करने में जितना भी हजामती दर्पण का उपयोग होता है वो सारा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज होता है? बाल काटने में। चलिए, हजामती दर्पण मतलब हजाम से संबंध जितना भी दर्पण यूज करने में, तेर सर काट काट छीलने पीने में, सब होना कौन से दर्पण यूज होता है? हजामती दर्पण में। तीसरा देखिए बाबू, अरे भाई ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? हजामती दर्पण। तीसरा देखिएगा, अच्छा तनी देख लीजिए, कान में अगर मान लेते हैं बह रहा है, चाहे खून बह रहा है, चाहे दर्द कर रहा है, अंदर तक ले देखना है, तो बताइए ना, हई अगर दर्पण यूज करते हैं तो दौरे पर पसर जाएगा, ऊपर ही खाली डिजाइन देखने को मिलेगा। और हई दर्पण को उपयोग करते हैं तो लाइटों निकले तो हाड़ हड़ा के कान में भीतर तक छेद का पूरा दिखा देगा। बताइए तो, हाँ रुक जाइए, बताइए कान, नाक, गला, मुंह, फेफड़ा, हृदय, सारा चीजों के देख रेख करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण से बने हुए टॉर्च का प्रयोग करेगा? दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अब दांत मान लीजिए भीतर तकले होता है, या मान लीजिए कोनो गुटखा खाओ के साढ़ा उड़ा लिया है, उसमें बदबू दे रहा है, तो डॉक्टर जो होता है मुंह तक थोड़ी मुंह लगा करके देखिए कि नहीं खूनीला भइले है, तो ऐसा कि दूरे न होकर के मुंह लगा चिमटा लगा तानवा देता है, बस उधर टॉर्च एक बार देगा और पूरा दांत का डिजाइन देख लेता है। तो बाबू डॉक्टर जो होते हैं किस दर्पण का उपयोग? डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग कान, नाक, गला, मुंह, आंख, दांत होते इत्यादि के चेक लिए करते हैं? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को गोटा फेंकता है और वह लंबी दूरी तय कर पाता है, इसलिए वह आराम से कौन होता है, कौन होता है बाबू? इलाज हो जाता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल। आगे देखिएगा बाबू, चौथा नंबर में देखिएगा, ध्यान देना है, सोलर जो कुकर आ रहा है मार्केट में, भात बनाने वाला, खाना बनाने वाला,
देखिएगा इस तरह से सोलर कुकर हो गया। एक ऊपर जो होता है ना सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक प्लेट लगा दिया जाता है ब्लैक ब्लैक कलर का। जितना सोलारो नहीं होता आप लोग घर में सोलर को देखिएगा ब्लैक कलर के ऊपर कवर होता है। एक मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे क्या होता है। ये बाबू सूर्य है, सुनिए सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है ना। अब बताइए ना सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है, सारा प्रकाश की किरणों को एक जगह गोटी आना है। कौन सी करना है, गोटी आना है। क्यों गोटी आएंगे, ताकि सोलर में जो बैटरी है वो चार्ज हो जाए, एक में एनर्जी आ जाए, रात में फिर से प्रकाश देना चालू कर दे। तो एकरा सतह पर है जो सोलर है, एकरा सतह पर हम चाहते हैं कि भरपूर मात्रा में आकर के एकरा पर प्रकाश गिरे ताकि ये चार्ज हो जाए। प्रकाश की किरणों को गोटा कौन करता है, अवतल दर्पण। तो बताइए सोलर कुकर में चाहे सौर सेल में किसका उपयोग करना चाहिए, अवतल दर्पण से बने हुए चीज का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अवतल दर्पण भिन्न भिन्न दिशाओं के आ रही प्रकाश की किरणों को करता है, गोटा कर लेता है, जिसके चलते यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाने के चलते बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद से इसका उपयोग आप खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। या एक आप बैटरी सेट कर दिएगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगा। जब ये लाइट नहीं भी रहेगा, सूर्य प्रकाश एक नहीं भी मिलेगा, तो जैसे स्विच ऑन करिएगा तो ये लाइट एक में से टेम्परेचर देना प्रारंभ कर देगा। जैसे टेम्परेचर देने चले चालू कर देगा, ऊपर कढ़ाई वगैरह करके बर्तन करके आप आराम से भोजन बना सकते हैं। तो सौर कुकर में या सौर सेल में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। क्यों करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणों को एक निश्चित बिंदु पर गोटा कर देता है। जैसे ही एक निश्चित बिंदु पर गोटा कर देगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और तापमान काफी ज्यादा बढ़ने के चलते ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद से यह हीट देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है, तापमान देने लगता है, जिसके चलते भोजन जल्दी से बनने में सक्षम होता है, जल्दी से बन जाता है। इसलिए याद रखिएगा सोलर सेल में, किसमें बाबू, सोलर सेल या चाहे कुकर में किसका उपयोग करते हैं बाबू, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग और कौन कौन बता दें, सोलर सेल हो गया, कुकर हो गया, उसमें भी यूज किया जा सकता है। और सर्च लाइट में हो गया, हजामती में हो गया। अच्छा देखिएगा लेजर, आप लोग देखे हैं लेजर, लेजर लाइट हो चाहे कोनो लाइट हो, ओकरा में मान लेते हैं प्रकाश की किरणों को लंबी दूर तक फेंकना होता है, तो ओकरा में किस दर्पण का उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। किस दर्पण का बाबू, अवतल दर्पण का। याद रहेगा खोजबीन करने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है तो उत्तल दर्पण के उपयोग लिखें, तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला उत्तल दर्पण का उपयोग हम स्ट्रीट लाइट में करते हैं। क्यों करते हैं, लेक्चर में अभी पीछे बताए हैं, याद रहेगा। अच्छा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। क्यों करते हैं, समझाए थे, चलिए। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में करते हैं। हजामती दर्पण में दाढ़ी उड़ी शेविंग करने में, बाल उल काटने में, फेस क्रीम लगाने में इत्यादि में करते हैं। डॉक्टर जो होता है दांत, नाक, कान, गला, मुंह, आंख इत्यादि के चेक करने के लिए, बॉडी के किसी भी पार्ट को चेक करने के लिए अवतल दर्पण से बने हुए टर्च का यूज करता है। आगे देखिएगा सोलर सेल में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। लेजर लाइट जो होता है टर्च होने ऊपर जिस दर्पण का उपयोग करते हैं ओकरा कौन सी बात है, अवतल दर्पण बोलते हैं। याद रहेगा। तो यह अवतल दर्पण का क्या हो गया बाबू, उपयोग हो गया। आइए थोड़ा सा हम लोग दर्पण की पहचान देखिए। देखिए कितना टाइम हो गया, पहले 8:30 हुआ है। चलिए देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू आइडेंटिटी ऑफ मिरर। समय है, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी ऑफ बाबू मिरर, दर्पण की पहचान। हम दर्पण को कैसे पहचानेंगे, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। अब दर्पण को दो तरीका से पहचाना जाता है। पहला तरीका एक बार बिना छुए और दूसरा एक बार जा करके छू के देख करके। तो दो गो तरीका है। कौन तरीका बाबू, दो गो तरीका है। एक बार बिना छुए, कौन सी बोलेंगे, बिना छुए, छुए सही लिखे हैं, बिना छुए, छुए हटाइए ना, एक बार छू करके, छू करके कहा जाएगा तो हम लोग एक में सपोर्टे हैं। बिना छुए दिक्कत है, हमारा शॉर्टनिंग नहीं देगा, हमारा वहां पर जाने नहीं देगा, खाली ये बता देना कि वो कौन सा दर्पण है। अब दर्पण में 3 गो दर्पण की पहचान करना है, एगो समतल दर्पण, एगो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। कौन दर्पण बाबू, समतल, अवतल, कौन सी, उत्तल। 3 गो दर्पण की पहचान हम करने जा रहे हैं। तो बिना छुए, कैसे छुए बाबू, बिना छुए। बाबू समतल दर्पण का एक ट्रिक बताए थे आशीष, आशीष में वो चीज था समान, आशीष स मतलब समान।
जो समतल दर्पण होता है वह वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण होता है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और जो उत्तल दर्पण होता है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब हमारा से बोल रहा है ना कि बिना छुए आपको उत्तल अवतल समतल दर्पण की पहचान करना है। तो मान लीजिए बाबू यह हमारे पास एक दर्पण है, इमेजिंग महसूस करिए हमारे पास क्या है, ये दर्पण है। एक नजदीक ना हम एक मार्कर लेकर के आते हैं, छूना नहीं है, लगू नहीं जाना है, खाली एक से महसूस करें कि कौन सा दर्पण है, ठीक ना। छूना नहीं है, नजदीक भले जा सकते हैं, नजदीक को चले जाइए लेकिन छूना नहीं है, ध्यान रखना है दिमाग में। भले हाँ इधर जाके एक लगे आ जाइए, तन तन सटा दिए लेकिन बर्दाश्त करिए, भीतर भीतर सटना नहीं है बाबू, बिना छुए। तो देखिएगा आप एक मार्कर ले लीजिए, दर्पण के लिए आइए, 3 गो दर्पण रखा है, इमेजिंग करें, महसूस करिए, दिव्य दृष्टि से देखिए। आप तो दिव्य दृष्टि में मने मने का देख लेते हैं, तो दर्पण है, ध्यान दीजिए भाई है एगो समझिए दर्पण। यही तरह मान लेते हैं बाबू 3 गो हम यहाँ पर दर्पण रखे हैं, कौन दर्पण, आप मार्कर लेकर के आते हैं, इसका इसमें एक नदी के लेके आते हैं, एक नदी के लेकर के आते हैं, दूर लेके जाते हैं, नदी के लेके आते हैं, दूर लेके जाते हैं, नदी के लेके आते हैं, दूर लेके आते हैं। चाहे नदी के लेके जाए चाहे दूर लेके जाए, अगर हर इस स्थिति में जितना बड़का मार्कर है उतने बड़का एक प्रतिबिंब अगर दर्पण में बन रहा है, तो बताइए समान प्रतिबिंब कौन बनाता है, समतल दर्पण। तो वह जो दर्पण होगा तीनों में चेक कर लेंगे, हेकरा में हेकरा में हेकरा में, जाना में समान प्रतिबिंब नजर आ रहा होगा ओकरा का धोख रेखांकित पर टिक मार देंगे, नीचे लिख देंगे समतल दर्पण है। कौन दर्पण है, छूना नहीं है, खाली लगे जाके रिटर्न आ जाना है। तो तीनों दर्पणों को बारी बारी से आप किसी मेज पर रख दीजिए और तीनों दर्पणों के सामने ना किसी मार्कर को लेकर के चलिए, अच्छा पेन को लेकर चलिए, चाहे किताब में छपा हुआ किसी लेटर को लेकर चलिए, चाहे अपने 5 अंगुलियों को लेकर के चलिए, कौन एक वस्तु को लेकर चलना है, चलिए मार्कर लेकर चलते हैं। जब हम ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलिए हाथ लेके चलते हैं। 3 गो दर्पण है हमारे पास, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। बिना छुए हमको चेक करना है, तो तीनों दर्पणों में बारी बारी से हम अपने हाथ की 5 अंगुलियों को नजदीक लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे। अगर हर परिस्थिति में, हर स्थिति में दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का है, तो यह समतल दर्पण है। कौन दर्पण है बाबू, अगर इस दर्पण के नजदीक हम अपने हाथ की अंगुलियों को लेकर के आते हैं, हर स्थिति में चाहे नजदीक लेके आए चाहे दूर लेके जाए, हर स्थिति में दर्पण में अंगुली का प्रतिबिंब बाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, बाड़ा। अगर नदी के लेके आए दूर लेकर के जाए, हर परिस्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में छोटा बनता हुआ प्रतीत होता है, तो उत्तल दर्पण होगा। कौन होगा, तो बिना छुए उत्तल अवतल और समतल दर्पण की पहचान करना हो तो आपको लिखना है कि बिना छुए या बिना स्पर्श किए उत्तल अवतल और समतल दर्पण की पहचान करने के लिए तीनों दर्पणों को हम बारी बारी से किसी मेज पर रखेंगे, याद रहेगा। अब इस मेज पर रखे तीनों दर्पणों में हम अपने हाथ की 5 अंगुलियों को नजदीक और दूर लेकर के आएंगे, लेके जाएंगे। अगर हर कंडीशन में, हर स्थिति में दर्पण में अंगुली का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, तो वह समतल दर्पण होगा। कैसे होगा, यदि दर्पण में अंगुली का प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से बड़का दिखाई देता है, वास्तविक मतलब जितना बड़का है, अपने वास्तविक आकार से बड़का दिखाई देता है, तो अवतल दर्पण होगा। यदि दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, तो वह उत्तल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा बाबू, उत्तल दर्पण। इस तरह से बिना छुए हम उत्तल अवतल और समतल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। अगर हमसे कह दे कि छू करके बताइए, कुछ करके हमसे कह दे छू करके उत्तल अवतल समतल दर्पण की पहचान करें, तो हम क्या करेंगे, एक पारा पारी से छुएंगे। 3 गो हमारे पास है, कौन गए बाबू, 3 गो हमारे पास दर्पण है। अब एक के इमेजिंग करिए, महसूस करिए, तीनों को पारा पारी छुइए, देख भी सकते हैं। अब आपको देखने के लिए मेहनत थोड़ा किया गया है, छुइए। अब आप कौन सी करिए, हाथ से छुइए, छू रहे हैं। अगर आप छू रहे हैं एकदम चिकना और चमकीला और एकदम बराबर नजर आ रहा है छूने से प्लेन, तो समझिए वो समतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा, छू करके जब समतल उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान करना होगा, तो हम ना दर्पण के पारवर्तक सतह को बारी बारी से छुएंगे। यदि दर्पण के पारवर्तक सतह को छूने से यह चिकना चमकीला और समतल प्रतीत होता है, तो यह समतल दर्पण होगा। कैसे होगा बाबू, इस दर्पण के पारवर्तक सतह को छूने पर कुछ उठल प्रतीत हो, कौन प्रतीत हो, उठल, ओकरा के माने स्पर्श करे या प्रतीत हो रहे कि यहाँ से नहीं है, चढ़ाव है,
कुछ चढ़ाव, तो इस तरह से चढ़ाव है मने मने ओवरऑल है, ओवरऑल समझ में आ रहा है, तो असली हो गया चम्मच वाला हिस्सा हो गया। ऐसे महसूस करेगा तो नहीं पता चलेगा चौहड़ रहा है, उठल भाग है। तो जैसे पता चले कि पार्वतक सतह उभरा हुआ है, तो यह कौन सा दर्पण होगा, बताइए कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण, उत्तल। यदि एक दर्पण के पारतक सतह को छूने पर यदि इसका पारतक सतह उभरा हुआ प्रतीत हो तो वह उत्तल दर्पण होगा। यदि इसके दर्पण के पारतक सतह को छूने पर गहिर फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, गहिर फील हो रहा है, पता चला कि यहाँ पर गहिर है, गहरा है, तो याद रखिएगा धौसल फील हो रहा है, यह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। एक बार और बोल देते हैं, स्पर्श करके उत्तल, अवतल और समतल दर्पण की पहचान आप कैसे करिएगा, तो स्पर्श करके उत्तल, अवतल और समतल दर्पण की पहचान करने के लिए बारी बारी से हम तीनों दर्पणों को स्पर्श करेंगे। यदि हाथ से छूने पर जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है या प्रतीत होता है वह समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण के परावर्तक सतह को छूने पर यदि इसका परावर्तक सतह धासा हुआ प्रतीत होता है तो वह अवतल दर्पण होगा। यदि दर्पण के परावर्तक सतह को छूने पर उभरा हुआ प्रतीत होता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। इस प्रकार से हम स्पर्श करके उत्तल, अवतल और समतल दर्पण की पहचान कर लेते हैं। समझ में आया? चलिए अवतल दर्पण का एक ट्रिक बता दीजिए। वाव कितना बड़ा है, घरे जाके पूरा विस्तार से लिखिएगा, याद रहेगा। ट्रिक बताइए, वाव कितना बड़ा है। उत्तल के लिए कौन सी बताए हैं, सिया छोटी, और समतल के लिए आशीष, समतल के लिए आशीष, अवतल के लिए सिया छोटी है, अवतल के लिए वाव कितना बड़ा है, याद रहेगा। तीन वो ट्रिक है, तीनों ट्रिक्स आप लोग जानते हैं। खूब बेहतरीन क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि कौन बड़ा प्रतिबिंब होता है, कौन छोटा, कौन समान, काना का धौसल होता है, कौन इशारा चीज, याद रहेगा। समझ में आई कि नहीं आया, कुछ ना कुछ। तो बताइए अगर हम लोग को हाल फिलहाल में अगर हम लोग को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखने के लिए कहा जाए आज के समय में, तो आइए थोड़ा सा अंतर थोड़ा आप लोग हम दिखा दे बाबू, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बाबू। किधर जगह है मिटा दें, इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं बाबू, ध्यान देना है। हम लिख देते हैं अवतल, इधर लिख देते हैं कौन सी, उत्तल। हाल फिलहाल में, अभी तो आगे बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। हाल फिलहाल में अगर अंतर हमसे पूछ दिया जाए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, अब गिनते रहिएगा, ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। आगे देखिएगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र के विपरीत होता है। तीसरा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। चौथा देखिएगा, यह प्रकाश की किरणों को गोटा करता है, ये प्रकाश की किरणों को छितरा देता है। आगे देखिएगा, ये वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिए बाबू, यह वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ये देखिए 7वां नंबर, यह वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 8वां देखिएगा बाबू, अवतल दर्पण को इंग्लिश में, रुक जाइए, अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह रखा जाता है, उत्तल दर्पण वस्तु को 2 जगह रखा जाता है। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनाता है और उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब 2 तरीके से बनाता है, 2 प्रकार से बनाता है। आगे देखिएगा, अवतल दर्पण वस्तु, अवतल जो दर्पण होता है यह वस्तु का बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आगे देखिएगा बाबू, अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 8वां देखिएगा, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर का 13वां, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। याद रहेगा, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है, नंबर लिख देगा जो नहीं गिनते रहिए। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है सर्च लाइट में किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण या डॉक्टरी लाइन में या सोलर सेल में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 14, 15 वो इधर हो गया। अभी हाल फिलहाल में आगे कम से कम 40-50 को अंतर बता देंगे, याद रहेगा, ठीक है, हो गया।